नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सर्दियां गुलाबी से बर्फीली हो गई थी। हस्तिनापुर का तापमान 0 तक जाने लगा था, लेकिन सियासत का तापमान 7वें आसमान पर था। धृतराष्ट्र दरबार में ही कौड़ा ताप रहे थे, हुक्का खींच रहे थे, लेकिन संजय की दशा कुछ ठीक नहीं थी। वो कई दिनों से मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहे थे। अबे, तबे, काबे, चुब्बे, ये कुछ शब्द युग्म थे जो यकायक संजय के मुंह से लयबद्ध तरीके से झरने लगे। धृतराष्ट्र के कानों में ये शब्द पड़े और उनके क्रोध की ज्वाला जीभ के रास्ते बाहर निकली। संजय, संजय। सभा में स्तब्धता छा गई। धृतराष्ट्र का यह शब्द दरबार में गूंजता रहा। दरबारी उसी तरह भय से सिकुड़कर दोहरे हो गए जैसे दूसरे कुत्तों के मोहल्ले में घिर जाने के बाद अकेला कुत्ता अपनी पूंछ सिकोड़कर अंग्रेजी का सी आकार बना लेता है। संजय भी ट्रांस की अवस्था से वर्तमान में लौट आए। धृतराष्ट्र अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में भ्रकुटियां ताने हुए बैठे थे। हालात का आकलन कर संजय चिरौरी की मुद्रा अपनाते हुए धृतराष्ट्र के चरणों में लौट गए। लोटे लोटे ही बोले, महाराज यह मेरे नहीं, डंकापति के शागिर्द टेनी गुरु के शब्द हैं। मैं तो बस तार बेतार से संपर्क कर रहा था। कनेक्शन की गड़बड़ी से वॉल्यूम हाई हो गया। माफी का ख्वाहिशमंद हूं। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती ऐसा है। बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? चलो यह सुनकर धृतराष्ट्र के गुस्से पर कई टन पानी फिर गया। अचानक से उनके शब्द मुलायम हो गए। उन्होंने प्यार से पूछा, अच्छा ये क्या वाकया हुआ? संजय की जान में जान आई। एक झटके में उन्होंने कहानी बयान की। आपको टेनी गुरु के बेटे की कारस्तानी तो पता ही है। उसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी थी। अब उसके खिलाफ जांच पुख्ता हो गई है। हत्या का मामला बन गया है। एक खबरनवीस ने वही बात टेनी गुरु से पूछ ली कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। बाप पे पूत वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। यहां कहावत उल्टी है। पूत पे बाप, नस्ल पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बेटे ने किसानों पर जीप चढ़ाई, पिताजी खबरनवीसों पर चढ़ बैठे। उसी चढ़ाई के दौरान टेनी गुरु के कमल मुख से वो पवित्र शब्द फूटे थे जिन्हें मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। महाराज, धृतराष्ट्र को अब बात समझ आने लगी थी। उन्होंने पूछा, इतने मनबढ़ शागिर्द के बारे में डंकापति ने कुछ नहीं बोला? संजय ने कहा, डंकापति को इतनी फुर्सत कहाँ महाराज। उन्होंने बस इतना ही कहा कि टेनी गुरु दरबार के नवरत्न हैं, नवरत्न बने रहेंगे। इससे ज्यादा उन्हें फुर्सत कहाँ। आजकल वो डिस्को लाइट में डमरू बजा रहे हैं, जम्बूद्वीप में डेरा डाल रखा है, वहीं नहा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। धृतराष्ट्र को यह कथा दिलचस्प जान पड़ी, सो उन्होंने अपनी दोनों कोहनियों पर ठोड़ी को टिकाते हुए कान संजय की तरफ बढ़ा दिया। संजय ने कथा आगे बढ़ाई, इन दिनों डंकापति के अंदर शिवाजी की आत्मा घुस गई है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। संजय जारी थे। उन्होंने कहा, दिन में डंकापति शिवाजी और रात में अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। आधी रात को सुनसान सड़कों पर निकल पड़ते हैं। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है डंकापति। धृतराष्ट्र को यह सब बड़ा ही दिलफरेब लग रहा था। उन्होंने संजय को थोड़ा और कुरेदा। फिर संजय ने कहा, फिर क्या महाराज? सुबह से लेकर शाम तक बेनागा बिना कट के एक एक पल का प्रदर्शन जनता के सामने टीवी चैनलों के माध्यम से रखा गया। कुल 56 कैमरा लेकर डंकापति गए थे। 55 कैमरा, एक ड्रोन कैमरा।
धृतराष्ट्र यहां पर खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। 56 से डंकापति का प्रेम उल्लेखनीय है, न भूतो न भविष्यति। धृतराष्ट्र ने यह बात डंकापति के प्रेम में अभिभूत होकर कही। संजय ने हुकारी भरते हुए कहा, बात तो सही है महाराज। अब तक आर्यावर्त में ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्हें कैमरे वाले खोजा करते थे। फिलहाल हमारे पास डंकापति हैं जो खुद कैमरे को खोज लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, जम्बूद्वीप में डंकापति ने और क्या क्या किया, थोड़ा विस्तार से बताओ। संजय ने बुझे मन से कहा, कायदे से तो महाराज 13 दिन तक इंतजार करना चाहिए था। यह बात धृतराष्ट्र के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने प्रश्नवाचक मुद्रा बना ली। तब संजय ने कहा, 10 दिसंबर को देश के सबसे बड़े सेनापति की चिता को आग दी गई थी और सिर्फ 3 दिन बाद इतना डिस्को भांगड़ा करने की क्या जरूरत थी। भांगड़ा भी क्या, सुबह से शाम तक पूरा फैशन शो ही कर डाला डंकापति ने। धृतराष्ट्र संजय के ऊपर भड़क गए। तुम हमेशा डंकापति की बुराई करते रहते हो, कोई अच्छी बात नहीं सूझती तुम्हें डंकापति की? कोई तो अच्छी बात कही होगी उन्होंने। संजय ने सहमते हुए कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल अच्छी बात कही उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। हम इवोल्यूशन में विश्वास करें। रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है, हमें कायाकल्प की जरूरत है। पुराना सब तोड़ना फोड़ना खत्म करना ये हमारा रास्ता नहीं है, लेकिन पुराना जो कुछ भी है उसको संवारते हुए आधुनिकता की तरफ हम कैसे जाएं, आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र फिर से कंफ्यूज आ गए। तब संजय ने समझाना शुरू किया। महाराज, डंकापति ने कहा कि आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से मौजूद ढांचों को तोड़ना फोड़ना सही नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद ढांचे का ही रचनात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। यानी डंकापति विध्वंस के खिलाफ हैं। धृतराष्ट्र समझ गए कि संजय बातों की जलेबी छान रहा है, लिहाजा उन्होंने पूरी बात साफगोई से समझाने की शर्त रखी। संजय ने कहा, महाराज, सबसे बड़ी कला जो डंकापति से सीखी जा सकती है वो ये कि 2 जगहों पर 2 तरह की बातें एक सी सहजता और आत्मविश्वास से कह पाना। मसलन पूरी केंद्रीय दिल्ली इन दिनों मलबा बनी हुई है। डंकापति सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं। सैकड़ों साल पुराने भवन, पेड़, बाग, बगीचे ध्वस्त कर दिए गए हैं। यह वो इलाका था जो आर्यावर्त का सबसे बेहतर और विकसित इलाका था। इसको पूरी तरह से ध्वस्त करके डंकापति अपने सपनों की विस्टा बना रहे हैं। और जम्बूद्वीप में कथा ये कि तोड़ना फोड़ना ठीक नहीं। धृतराष्ट्र को डंकापति की ये उलटबांसी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, कुछ और हो तो सुनाओ। संजय ने कहा, सारी कथा कहानियां इन दिनों जम्बूद्वीप से ही आ रही हैं। राम राज्य वहीं कायम हुआ है। डंकापति के सारे शागिर्द प्रजा को स्वर्गीय एहसास करवाने में लगे हुए हैं। टेनी गुरु और उनके बेटे की कहानी तो आपने सुन ही ली। डंकापति के एक और शागिर्द हैं बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने भरे मंच एक लड़के को लपड़िया दिया। बाद में सबको बताया गया कि जब पहले से ही सब जगह राम राज्य उतरा हुआ है, तब अलग से किसी को किसी सुख सुविधा की मांग क्यों करना। बस इसी अपराध में लौंडे को बृजभूषण बाबू ने लपड़िया दिया। अब धृतराष्ट्र डंकापति की कहानियों से उबिया चुके थे। उन्होंने दाहिना हाथ हवा में लहराया। यह सभा विसर्जन का इशारा था और खुद वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बहुत दिनों बाद खबरिया चैनलों की टूटी हुई रीढ़ में थोड़ी जान देखने को मिली। वजह टेनी गुरु थे। जिस तरह से उन्होंने घोघा बसंत मीडिया के रिपोर्टरों को लथेड़ा था, उसके बाद प्रतिवाद ही अंतिम विकल्प था। आशीष मिश्रा टेनी ब्राह्मण है, क्या इसीलिए आपकी सरकार इस वक्त डर रही है उनको हटाने में? है, लेकिन इस बार लखीमपुर कांड खुद टेनी ने किया। धमकाने का, गाली देने का, मोबाइल बंद करने का, इस बार सब कुछ कैमरे पर ही रिकॉर्ड हुआ। बेटे के केस में टेनी तो बच सकते हैं, लेकिन उसके बाद टेनी का बचना अब नामुमकिन सा लग रहा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कैसे बीजेपी का तेल निकाल दिया है। हालांकि अपनी मान मर्यादा गंवा चुके इन खबरिया चैनलों के एक्शन में बदलाव का कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने साफ कर दिया कि अजय मिश्रा सरकार में बने रहेंगे। वो यूपीए के दिन थे जब मंत्री बदल दिए जाते थे, आरोपियों का इस्तीफा हो जाता था। ये मोदी जी की सरकार है।
जो मोदी जी ने दिया वह सराखों पर। सराखों से याद आया, मोदी जी बीते हफ्ते बनारस में थे और मीडिया ने उन्हें 24 घंटे सराखों पर बिठाए रखा। मोदी जी के एक एक प्रदर्शन पर घोघा बसंत, हजार हजार बलि बलि जाऊं, मधुर सुर गाऊं, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया नंद ही नाच दिखाऊं। भगवा ध्वज पर पीएम नरेंद्र मोदी हाथों में कमंडल लिए। आज ये कहा जा सकता है ये देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भक्त मोदी हैं। तो आप देख सकते हैं ललिता घाट के जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी। तो ये प्रधानमंत्री की डुबकी है। ये दिखा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री की जो भक्ति है, हमेशा जब भी प्रधानमंत्री ने भोले बाबा के भक्त के तौर पर उनको बचाना जाता है। और यहाँ देखिए वो जल चढ़ा रहे हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए 56 इंच वाले 56 कैमरों के सामने अपनी ललित कलाओं का प्रदर्शन करते रहे। खबरिया चैनलों ने पूरे देश को बताया कि इसके अलावा और कुछ दिखाने बताने के लिए है ही नहीं। ऊपर से मोदी जी ने औरंगजेब और शिवाजी का जिक्र करके हुड़कचुल्लुओं के लिए पुख्ता हिंदू मुस्लिम सिलेबस पर बहस की जमीन तैयार कर दी थी। अब बस यह देखना था कि औरंगजेब से आगे कौन कहां तक जा सकता था। तो चेला चिलमची शाहजहां तक पहुंच गए। इनका बलाघात श पर नहीं है बल्कि ह पर है। शाहजहां नहीं, शाहजहां। पता क्या किया शाहजहां ने? कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। पता क्या किया शाहजहां ने? अब जब मुगलों का मुसलमानों का जिक्र छिड़ा था तो इतिहास का अंड बंड संस्करण भी आना लाजमी था। कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसके बाद लोगों के हाथ काट दिए। जो बनाने वाले कर्मी थे उनके हाथ काट दिए। तो इतिहास का ये वाला संस्करण सिर्फ चेला चिलमची ने ही नहीं बखाना, बल्कि एक फिरंगी साध्वी ने भी हाथ कटवा लेने वाले हैंडपंप में जमकर हवा भरी। And with the Taj Mahal, the artisans' hands were chopped off afterwards. But आज मोदी जी ने ये आर्टिसंस की पूजा की, उनको खाना खिलाया, उनके साथ खाना खाया। ये वो गप्पबाजियां हैं जो मोदी जी के सत्ता में आने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पैदा हुई हैं। वहां से ग्रेजुएट हुई पीढ़ी की बहसों का हिस्सा बनी और अब वहां से निकलकर खबरिया चैनलों की दुनिया में वैधता पा चुकी हैं। इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, इतिहास का जानकार होना भी जरूरी नहीं और पत्रकार होना तो कतई जरूरी नहीं। इसकी एकमात्र शर्त है आपका हुड़कचुल्लू होना। पत्रकारिता बहुत गंभीर काम है। यह फैक्ट दुरुस्त रखने का काम है, न कि फैक्ट की अर्थी निकालने का। अमीश देवगन या फिर तमाम खबरिया चैनलों के एंकराएं इन दिनों जो कर रहे हैं उससे बचने के लिए आपको गंभीर तथ्यपरक पत्रकारिता का साथ देना होगा। अंततः नागरिकों के लिए और लोकतंत्र के लिए यही सबसे ज़रूरी है। न्यूज़ लॉन्ड्री में हम अपनी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स पॉडकास्ट के जरिए उसी तथ्य आधारित पत्रकारिता को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की दरकार है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। बीते हफ्ते सियासत की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के एक एमएलए ने कर्नाटक की विधानसभा में कहा, बलात्कार अगर टाला न जा सके तो उसका मजा लीजिए। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. फिर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई तो वो आवारा हो जाएंगी। इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा बात करेंगी हमारी सहयोगी तस्नीम फातिमा। कर्नाटक की विधानसभा में जो कहा गया उससे ज्यादा चिंता की बात है उस कहे पर आई प्रतिक्रिया। विधानसभा अध्यक्ष का ठहाका बताता है कि ये समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक लंबे चौड़े समूह की है। स्त्रियों के प्रति कुंठा के मामले में कर्नाटक विधानसभा सिरमौर है। यहाँ एमएलए सदन की कार्रवाई के दौरान अक्सर कार्रवाई से ज्यादा दिलचस्पी पॉर्न वीडियो में लेते पाए गए। उन लक्ष्मण सावदी को बाद में भाजपा ने उप मुख्यमंत्री बना दिया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने आप में एक मुजस्समा है। अपने आउटडेटेड दकियानूस विचारों के लिए मशहूर है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विचार तो वैसे भी विरोध के काबिल है। अव्वल तो आज की तारीख में वैसे ही लड़कियों की शादी की उम्र पढ़ाई लिखाई, करियर आदि के चक्कर में काफ़ी बढ़ गई है।
शादी की उम्र बढ़ाने के विचार में कई और दिक्कतें हैं। मसलन वयस्कता की उम्र आपने 18 साल रखी है, वोट देने की उम्र 18 साल है, यानी 18 की उम्र में आप अपने देश का प्रधानमंत्री चुनने की समझ रखते हैं, लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। इस निहायत ही बेवकूफ़ाना विचार का विरोध तो होना ही था। दूसरी बात, आज की दुनिया में शादी हो या वयस्कता या कुछ और, लड़के और लड़की के बीच अंतर करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में शादी की अलग उम्र है, शराब पीने की वैध उम्र अलग है, वोट देने की वैध उम्र अलग है। इन चीज़ों में लैंगिक आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध होना चाहिए। इस तरह के कानूनों के पीछे कोई भली नीयत नहीं, बल्कि राजनीतिक नफा नुकसान का भाव काम करता है। शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता हो या फिर मुलायम सिंह का ये बयान सुनिए। में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ये नेता अपनी दकियानूसी मर्दवादी मानसिकता से जोड़कर इस तरह के कानूनों की वाजिब समस्याओं और बुराइयों पर मिट्टी डाल देते हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट बायजूस नामक एक एजुकेशन ऐप बनाने वाली कंपनी से जुड़ी है। यह कंपनी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाती है। बीबीसी हिंदी की यह रिपोर्ट आपको बताती है कि किस तरह से कंपनी अपने कर्मचारियों के जरिए पहले अभिभावकों को एहसास कमतरी में डालती है, इसके बाद महंगी कीमत पर दी जाने वाली शिक्षा सेवा में अभिभावकों की समस्याओं का ध्यान तक नहीं रखा जाता। इतना ही नहीं, कंपनी अपने खुद के कर्मचारियों के साथ भी बेहद दबाव और अमानवीय रवैया अख्तियार करती है। कोरोना में पैदा हुए हालात का फायदा उठाकर इस कंपनी ने अपना ग्राहक वर्ग काफ़ी बढ़ा लिया और अब उनकी समस्याओं से मुंह मोड़ रही है। कई जगहों पर कंज्यूमर कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसले भी दिए हैं। तो मैंने उनसे काउंसलिंग की कॉल रखी, उन्होंने मेरे बच्चे की काउंसलिंग की, कुछ उन्होंने वीडियोस और ग्राफिक्स के थ्रू और नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे मेरे बच्चे से बहुत सारे। वो क्वेश्चंस मतलब इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूछे तो मेरा बेटा ज़्यादातर आंसर दे ही नहीं पाया, और इसी बात को उन्होंने बेस बना के मतलब इस तरह से इसको भी डिमोटिवेट किया मुझे भी कि आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो। ये एक अभिभावक दिगंबर चौधरी है। उनकी कहानी कई और लोगों जैसी है। बीबीसी ने बायजूस के कई पूर्व कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से कंपनी की इस रणनीति पर बात की। बायजूस के प्रति अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इनके कुछ ग्राहकों में असंतुष्टि भी बढ़ती जा रही है। बायजूस पर ये आरोप है, सेल्स पर्सन अभिभावकों को महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं, रिफंड मिलने में दिक्कत आ रही है, और एक बार बायजूस के ग्राहक बन जाने के बाद कस्टमर सपोर्ट ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार। क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, यानी उपहारों को लेने देने वाला त्यौहार, गिफ्ट लेने देने का त्यौहार। तो हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन में एक से एक उपहार हैं। आप उनको कंसीडर कर सकते हैं अपने उपहार देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। 17 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में हमारे तमाम मर्चेंडाइज पर कई सारे ऑफर अवेलेबल हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी वहाँ पर कई ऑफ़र हैं, सब्सक्रिप्शन देने के भी कई ऑफ़र हैं, तो आप उसको देखें। न्यूज़ लॉन्ड्री पर जाएं और न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज सेक्शन से तमाम ऑफ़र्स का लाभ उठाइए।